10 में से 1 मिलेगा, बाकी 9 विदेशों के लोग मिलेंगे जो ग्रीन कार्ड पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं और अपनी रोजी रोटी वहाँ कमा रहे हैं। लेबनान के मिलेंगे, कुवैत के मिलेंगे, और जो मुझे कल मिला काजिकिस्तान का, हाँ काजिकिस्तान का मिला, ताजिकिस्तान का सॉरी मिला। प्यारा सा बच्चा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, अच्छा सा नाम था पर मुझे याद नहीं क्योंकि नाम कुछ अलग किस्म का था। अगर आपको बहुत शौक है तो मैंने नाम नोट कर लिया था, मैं नोट कर लेता हूँ खटाक से, ताकि मैं बाद में केस स्टडी की तरह उसे कहीं कोट कर सकूं, क्योंकि मेरा काम ही ये है कोट करना जगह जगह जाके। तो मैंने देखिए, मैंने एक नोट बना रखा है, टेकअवेज ऑफ यूएसए ट्रिप 2023। उसमें जो आखिरी स्टडी है वो है टैक्सी टू JFK एयरपोर्ट। उसका नाम था गाई राटी, 23 साल का बच्चा था, ताजिकिस्तान से। मैंने उसको इंग्लिश नहीं आती थी, ताजिक भाषा आती थी जो मुझे नहीं आती थी, उसे हिंदी भी नहीं आती थी। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि इशारों की भाषा में काम चलता है फिर थोड़ी देर के बाद तो। और इशारों की भाषा यूनिवर्सल है, और अंग्रेजी इतनी उसको आ गई थी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता था ना, बाकी तो आता ही था, आई गो ताजिकिस्तान ईयर, तो इतना बात समझ में आ गया था कि साल में एक बार जाता है। तो इस तरह से सिंटेक्स के बिना जो भाषा काम करती है उस भाषा में काम चल रहा था। तो मैंने पहले उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, उसने घूर के देखा, मैं कहा नेम, वो समझ गया नेम पूछ रहा है, तो उससे बताया गाई राटी। फिर मैंने कहा एज, तो उसने कहा 23 ईयर्स। भारत में फूफा लोग इतना करने के बाद तो रिश्ता तय कर लेते हैं, तो उसके चेहरे पर भी ये भाव था कि क्या ये रिश्ता तय करने वाला है। तो मैंने उससे कहा नहीं मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। फिर मैंने कहा गाई राटी कब से हो अमेरिका में? उसने कहा 1 ईयर। तो मैंने कहा वीज़ा कैसे मिला? बोला ग्रीन कार्ड। तो मुझे ध्यान आया कि ग्रीन कार्ड के मामले में डाइवर्सिटी पॉलिसी काम करती है, हर देश से कुछ लोगों को मिलता है, तो उसमें उसको मिल गया होगा। तो मैंने बहुत सहानुभूति के भाव से पूछा, मैंने गाई राटी कितना कमा देते हो यार? मुझे लगा बोलेगा बहुत कम कमाता हूँ, इस भाव से थोड़ी सी टिप मिल जाए अंत में, और मैं उसको बहुत खुश होकर $10 की टिप दूंगा और एहसान कर दूंगा अंत में, मुझे भी खुशी हो जाएगी। तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट $400 to $500 एवरी डे। अच्छा, भारत का आदमी सीधे 80 से गुणा करता है वहां जाके, जो भी फिगर सुनता है खटाक से गुणा करता है। मैं घबरा गया, भाई ये तो बहुत ज़्यादा कमा लेता है, इसका मतलब तो बहुत ही ज़्यादा कमा लेता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा हाउ मेनी डेज इन ए वीक यू वर्क, क्योंकि वहां सब 5 दिन काम करे, 2 दिन मस्ती करते हैं। बोला ऑल 7 days, क्योंकि मस्ती तो वहाँ के लोग करते हैं ना, बाहर से जाते हो तो भविष्य में मस्ती करने के मूड में होते हैं, अभी मेहनत करते हैं। फिर वो समझ गया कि ये मेरी इनकम काउंट करना चाह रहा है, तो उससे खुद ही बोला ऑन एवरेज आई अर्न $12,000 to $14,000 पर मंथ। फिर मैंने 80 से गुणा कर दिया खटाक से, तो मैं समझ गया कि ये महीने के 10 से 12 लाख कमा लेता है। तो मैंने उससे फिर पूछा दिस इज योर रेवेन्यू और दिस इज योर सेविंग? भाई आप तो कॉमर्स के लोग जानते हैं, रेवेन्यू अलग है, सेविंग अलग है। नेट इनकम है कि ग्रॉस इनकम है, उसी में सारा खेल हो जाता है, और वैल्यूएशन की दुनिया इसी खेल पे चल रही है कि कुछ का कुछ बोल के वैल्यूएशन करवा लेना है। तो उसने कहा दिस इज माई सेविंग। अब मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि वो 10 से 12 लाख महीने का कमा रहा था, और उसको 12 से गुणा करूंगा तो 1,20,00,000 से 1,44,00,000 हो जाएगा साल का, जो कि 2 साल की MBA करने के बाद 3 साल लोन चुकाने के बाद भी लगभग उतना हो रहा था। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, MBA वाले लोग है ना, आप लोग कॉमर्स की दुनिया में पढ़ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं तो केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के रुझान क्या हैं। तो मैंने बड़ा हौसला मन में रख के सोचा कि कहीं तो MBA वालों को ऊपर उठाऊं। तो मैंने कहा लेकिन तुम्हारी इनकम आगे बढ़ेगी नहीं इससे ज़्यादा, यू हैव ए स्टेबल इनकम, बट इफ़ यू हैड बीन इन सर्विस यू वुड हैव ग्रोन फास्टर, यू वुड हैव गॉट इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर। मतलब ये बात समझाने में 1 घंटा लग गया, तोड़ के सेंटेंस बोलने पड़ रहे थे। तो उसने कहा नो, आई एम बाइंग 2 more टैक्सीज। तो मैंने कहा भाई अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की परमिशन तो मेरी नहीं है कि तुम 2 टैक्सी लेके चला दोगे बिना ड्राइवर के, ऐसे कैसे होगा, तुम कितनी चला लोगे? पर नो, आई विल गेट 2 ड्राइवर्स फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड द पर आवर minimum wages is
$10 to $12, तो मैं उनसे दिन में 10 घंटे काम करवाऊंगा, $120 उनको दूंगा, और मैं एक टैक्सी से 400-500 कमा लेता हूँ, 120 दे दूंगा, तो भी मेरे पास मतलब 350 की एवरेज एक कार से बचेगी। 2 से 700, 7 दिन चलाएंगे, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि मामला बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर मैंने टिप दी नहीं उसको। मुझे चिंता थी कि जब मैं उतरूंगा कहीं वो मुझे टिप ना दे दे थोड़ी सी, कि भाई आपने इतना पूछा, थोड़ा आप चिंतित हो गए होंगे, अगर आपको टिप चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। और मज़े की बात क्या बोला, साथ में पढ़ाई भी करता है वो, इस सब के साथ साथ वो ऑनलाइन या हाइब्रिड करके कुछ पढ़ाई भी करता है साथ साथ। तो मुझे लगा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए सही केस स्टडी मिल गई मुझे, क्योंकि यहाँ बिजनेस कॉन्क्लेव में तो ऐसी बात करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात को केवल 10 मिनट में सार इस एनेक्डोट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग अभी युवा हैं, जिंदा हैं और सपने देखते हैं। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता है ना, जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ये मतलब होता है ना। जिंदा, एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ऊर्जा से लबरेज युवा हैं और अभी आपकी सपने देखने की उम्र है। जिंदा तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी ढो रहे हैं, घिसट रहे हैं, और आप भरे हुए हैं ऊर्जा से। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है, और हम अपने 5000 साल के इतिहास में पहली बार उस दौर में हैं जहां स्टार्टअप करने वालों को इज्जत मिल रही है, वरना यहाँ इज्जत नहीं होती है। अभी जो सरकारें हैं हमारे पास, सेंटर में भी, कुछ स्टेट्स में भी, और किसी मामले में आप उनसे सहमत हों, असहमत हों, समर्थन करें, विरोध करें, इस मामले में तो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने पहली बार स्टार्टअप करने को इज्जत वाला काम बना दिया है। और यदि ऐसा बना ही दिया है, और फिर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स जिन लोगों ने बिजनेस को इतना ध्यान से समझा है, उसकी बारीकियां समझी हैं, वो उसके बिना अगर वो भी नौकरी ढूंढते रहेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो कुछ साल नौकरी करना ठीक है, लेकिन यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि चुपचाप ज़िंदगी गुजार लेनी है तो ठीक है, कीजिए नौकरी। नौकरी करनी है, साथ में कुछ किताबें लिखनी है तो कीजिए नौकरी। पर यदि कुछ बड़ा सोचा है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश और समाज को कुछ बड़ा योगदान दे सकें, तो सबसे अच्छा विकल्प है उद्यम। और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं होता है। उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत शांत व्यक्ति नहीं हैं। और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया, हमें प्रकृति ने सिखाया है। प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती है, प्रकृति के विधान में जोखिम ही जोखिम है। वो तो हमने शहरों में, गांवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, और थोड़ी बहुत सुरक्षा ज़िंदगी में रहे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जंगल का नियम, प्रकृति का नियम सुरक्षा पर नहीं टिका है, वो खतरों पे टिका है, जोखिम पे टिका है। जो भी आप में से अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है, मेरी नज़र में वही एंटरप्रेन्योर है, वही उद्यमी है। और जोखिम केवल पैसे के लिए नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। जोखिम महात्मा गांधी ने भी लिया, अंबेडकर साहब ने भी लिया, दोनों शानदार वकील थे। डॉक्टर अंबेडकर, मैं परसों कोलंबिया विश्वविद्यालय में गया जहाँ से उन्होंने पीएचडी की, एक पीएचडी की, लंदन स्कूल से दूसरी 3 पीएचडी की उन्होंने। इन लोगों ने अपने अपने सफल करियर को दांव पर लगा के जोखिम लिया कि देश को एक अच्छा राजनीतिक और सामाजिक मंच मिल सके। ये सोशल एंटरप्राइज है, पॉलिटिकल एंटरप्राइज है। कबीर दास हों, गुरु नानक हों, या महात्मा बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, इन सब ने अपने अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। ये सब उद्यमी लोग हैं। कोई स्पिरिचुअल एंटरप्राइज करता है, कोई सोशल एंटरप्राइज करता है। आप बिजनेस एंटरप्राइज वाले लोग हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिजनेस में पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको ज़िंदा रखेगा, वही आपके उद्यम को चला पाएगा।
लेकिन कोई भी उद्यम जो सिर्फ पैसा कमाता है वो समाज को फायदा नहीं पहुंचाता है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं, आखिरी बात आपसे वही कह रहा हूं कि अगर अपने जीवन को एक ठीक दिशा देनी है तो सिर्फ एक काम कीजिए। बहुत बुरा लगेगा पर मुझे ये सलाह मेरे एक मित्र ने दी थी, मैं आपको दे देता हूं। आज घर जाके अपनी ओबिचुअरी लिखिए। ओबिचुअरी का मतलब होता है किसी के मरने के बाद अखबार में जो छपता है उसके बारे में, कि दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फला फला की मृत्यु इस तारीख को इस वजह से हो गई है। उसके बाद की 4 लाइनें आप अपने बारे में क्या चाहते हैं लिख लीजिए, उसे बनाइए विजन स्टेटमेंट। वो लाइनें कई तरह की हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में खूब पैसा कमाया, इसने गुटखा बनाने वाली कंपनी बनाई, इसने अरबों रुपए कमाए और इसकी वजह से कई लाख लोग कैंसर से मरे, और पैसा खूब कमाया। दूसरा ये हो सकता है कि ये व्यक्ति चाहता तो अरबों रुपए कमा सकता था, पर इसने लाखों ही कमाए और अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाई जो समाज को और बेहतर बना सकती है। ये चाहता तो डीजल की कार बना के खूब पैसा कमा सकता था, तेल के कुएं खोद के खूब पैसा कमा सकता था, पर इसने सोलर पैनल्स में अपनी ऊर्जा लगाई क्योंकि उसे चिंता थी कि मेरे साथ साथ इस समाज का भी भला होना चाहिए। तो जो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इस देश के भविष्य हैं, स्टार्टअप की दुनिया के भविष्य हैं। कुछ बड़ा कीजिए और ऐसा मत कीजिए जो केवल और केवल बिजनेस तक सीमित हो। जब बिजनेस और एथिक्स मिलते हैं तो जो सिनर्जी बनती है वो सिनर्जी किसी भी देश और समाज, और वो पैसा कभी वापस भी नहीं करना, और उस पैसे से आप कंपनी की ग्रोथ कैसे। तो 2,990 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम कमाया है ना, उस पर आपको टैक्स भी नहीं देना। आपकी कंपनी की 10 करोड़ रुपए की, आपको जरूरी नहीं कि बिजनेस को चलाने के लिए केवल पूंजी की जरूरत। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मेटास लाइफस्टाइल, इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वैनिटी, वार्डरोब्स एंड स्टील इंटीरियर, फ्रेंचाइजी शोरूम पैन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार हो सके। इसीलिए मैं अपने बिजनेस से सेपरेट टाइम निकालकर आप लोगों के लिए बिजनेस वीडियोस बनाता हूं ताकि आप उसका लाभ अपने बिजनेस में ले सके। आज हम बात करेंगे 7 वेज टू गेट फंडिंग इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में ना अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड तो बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह से अपने बिजनेस में फंडिंग को लाया जाए और फंडिंग के सहारे अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाया जाए। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसमें सबसे लास्ट में मैं आपको एक मेथड ऐसा बताऊंगा जिसमें आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 100, 150, 200, 300 करोड़ तक कर सकते हैं, और वैल्यूएशन कराने के बाद, ऑथराइज्ड वैल्यूएशन कराने के बाद आप अपनी कंपनी में 10%, 15%, 20% और इक्विटी देकर आसानी से 10-20 करोड़ से लेकर 40-50 करोड़ रुपए तक इकट्ठा कर सकते हैं, और वो पैसे कभी आपको वापस भी नहीं देने, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना। वो पैसा तो आपकी कंपनी का पैसा होगा जिससे आप बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, और यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का शेयर होल्डर को देंगे, और यदि लॉस भी हो जाता है तो भी आपको उसकी भरपाई किसी व्यक्ति को करके देनी नहीं है, और वो पैसा आपको लॉकिंग पीरियड बहुत लंबे समय के लिए मिलने वाला है। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आज का वीडियो आपके लिए वेस्ट हो जाने वाला है। अगर सच में आप बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक ले जाने के लिए फंडिंग कैसे ली जाए ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए दोस्तों, बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना कैपिटल जो होती है वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है किसी भी बिजनेस की बैकबोन के रूप में। मतलब अगर आपके पास बिजनेस में लैक ऑफ कैपिटल हो जाए ना, पूंजी का अभाव हो जाए, तो बहुत सारे बिजनेसेस डूब जाते हैं। बहुत सारे बिजनेस का सबसे बेसिक स्टेप डूबने का जो रहा है ना, वो लैक ऑफ कैपिटल रहा है। पूंजी के अभाव में बड़े से बड़े बिजनेस फेल हो जाते हैं। आज हम बात करते हैं कि किस किस तरह से हम आसानी से अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने बिजनेस प्लान में या प्रपोज्ड प्लान को दिखाकर आसानी से फंडिंग ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड भी हैं और एडवांस मेथड भी हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहला जो मेथड है वो है बैंकिंग फाइनेंस। हम बैंक से अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए फाइनेंस ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। जो प्राइवेट लिमिटेड शब्द है ना, उसमें प्राइवेट का मतलब है आप लोग,
और लिमिटेड मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, आपकी जो देनदारी है वो निश्चित है, मतलब जितनी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है, अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो जितने के शेयर हैं उतना ही पैसा रिकवर किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपकी कंपनी की 10 करोड़ रुपए की इक्विटी की वैल्यू है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन आपसे कोई चार्ज नहीं कर सकता अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या डूब जाती है। आपकी एसेट्स को लिक्विडेट करके 10 करोड़ रुपए ही वसूल किए जा सकते हैं। आपकी पर्सनल एसेट, पर्सनल चीज़ों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो सबसे पहला है बैंकिंग फाइनेंस। अब बैंक किस किस तरह से फाइनेंस करता है? सबसे पहले बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए, अगर आपके पास कोई वायबल बिजनेस प्रोजेक्ट है तो आपको बैंक फाइनेंस कर सकता है। यहाँ ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्शन जो है उसमें आपको पैसा किस लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए, या प्लांट एंड मशीनरी को सेट करने के लिए चाहिए। तो तीनों तरह के प्रोजेक्ट्स पर बैंक आपको फंडिंग करता है। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? टर्म लोन, मतलब आपको एक लिमिटेड टर्म के लिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपको टर्म लोन लिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल लोन, बिजनेस को के ऑपरेशंस को रन करने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है तो आप वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। बैंक गारंटी, अब ये भी एक नया फैक्टर है एक तरह से लोन का या फाइनेंसिंग का। आप मान लीजिए किसी वेंडर के लिए माल बना रहे हैं और आपके पास माल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप बैंक से गारंटी करा सकते हैं कि ठीक है आप मुझे मटेरियल दे दीजिए, और बैंक आपको एक गारंटी दे रहा है कि अगर हम आपको पैसे नहीं देंगे तो बैंक पैसा देगा, और जैसे ही मेरा मटेरियल सेल होता है, मेरे बायर से मुझे पेमेंट रिकवर होती है, वो पैसा मैं आपको चुका दूंगा, और उसके एवज में बैंक की गारंटी आपके पास है। दूसरा, लेटर ऑफ क्रेडिट। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग मटेरियल जो होता है ना उनको उधार में मिल जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको उधार देने के लिए तैयार नहीं है, तो इस केस में बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है आपको कि भाई इतना माल आप आसानी से उधार ले सकते हैं। उसके अलावा कैश क्रेडिट, बहुत सारे रूटीन खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक आपको लोन दे देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए का बैलेंस है, लेकिन आपको पेमेंट करनी है वो 12 लाख है, 15 लाख है, 18 लाख है, तो बैंक आपको OD ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसे जितने आपके डिपॉजिट है उससे ज़्यादा निकाल सकें। ये भी एक तरह का टर्म लोन हो जाता है, ठीक है ना। ट्रेड क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट, आप ट्रेड करने के लिए माल उधार लेते हैं तो उधार लेने के लिए गारंटी बैंक दे देता है, ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। तो ये वो तरीके हैं जहाँ पे आप बैंकिंग फाइनेंस के ज़रिए आसानी से पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो आपके बिजनेस प्लान को, प्रोजेक्ट को, वर्किंग कैपिटल के लिए, प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए, आपके बिजनेस के रूटीन खर्चे के लिए पैसे देते हैं। और NBFC कौन से होते हैं? NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको पता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आपका वायबल बिजनेस है, आपका बिजनेस सेटअप बहुत अच्छा है, तो बिजनेस की वायबिलिटी को देखकर वो लोन दे देते हैं, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से बैंक आपको लोन नहीं देता है। इसीलिए आप NBFC से भी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्वेट इक्विटी शेयर कर सकते हैं। अब स्वेट ऑफ इक्विटी शेयर क्या है? देखिए, आपको ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस को चलाने के लिए केवल पूंजी की ज़रूरत है, आपको बिज़नेस को चलाने के लिए लोगों की भी ज़रूरत होती है। अब लोग, क्योंकि आपको उनको सैलरी पे करनी है और आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि आप टाइम टू टाइम उनको सैलरी पे कर सके, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी इक्विटी को स्वेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, इन ल्यू ऑफ सर्विसेज। जैसे आपका डिज़ाइनर है, आपने उसको शेयर इशू कर दिए, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट में से उसको कुछ शेयर हम पे करेंगे और कुछ नॉर्मल या नॉमिनल सैलरी भी उसको पे कर देंगे। डिज़ाइनर है, आपका परचेज़ मैनेजर है, आपका स्टॉक मैनेजर है, आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आप एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी के शेयर डाइल्यूट कर सकते हैं। जैसे कोई नया स्टार्टअप होता है ना, तो उसके पास काम करने के लिए लोगों की भी कमी होती है और पैसे की भी कमी होती है, तो वो क्या करते हैं? स्वेट ऑफ इक्विटी कर देते हैं, अपनी कंपनी के लोगों को पार्टनर बना लेते हैं, अलग अलग तरीके के, जो परचेज़ कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, सेल्स कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, अलग अलग लोगों को अपनी कंपनी के पार्टनर बना के उनको थोड़ी थोड़ी इक्विटी दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं, और एक तरह से कंपनी में साझेदार बना लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस को चलाने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़े, आपको बिज़नेस चलाने के लिए वर्किंग एम्प्लॉयज़, वर्किंग हैंड्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी एक तरह से आपके सपोर्टिंग नेटवर्क में आपके साथ काम करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एंजल इन्वेस्टर। अभी एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनकी जो नेटवर्थ है ना वो बहुत बड़ी होती है, मतलब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत छोटी हो सकती है लेकिन उनकी नेटवर्थ बड़ी होती है। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स टाइप के लोग होते हैं, उनको लगता है कि यार ये जो बंदा काम कर रहा है ना, इसके काम करने के तरीके में दम है,
इसके प्रोडक्ट में दम है, इसके प्लान में दम है और इसके अंदर वो कैपेबिलिटी की अच्छा काम कर सकता है, तो आप उनको अपने बिजनेस का पूरा प्रपोज्ड प्लान दिखाकर कि वर्तमान में मेरे बिजनेस का ये लेवल है और अभी मैं इतना काम कर रहा हूँ, अगर मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा और उसके बाद में अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाऊंगा, तो वो एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो क्या देखता है, आपकी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आज आप किस लेवल पर खड़े हैं, आपके फ्यूचर की ग्रोथ पॉसिबिलिटी क्या है, भविष्य में आपका बिजनेस कहाँ पहुँच सकता है और आपके बिजनेस का प्लान क्या है, और अगर वो एंजल इन्वेस्टर अपनी इक्विटी को बेचना चाहे तो आपके पास एग्जिट प्लान की क्या स्ट्रेटेजी है, वाइबल प्लान क्या है, ताकि वो अपनी शेयर को बेचकर आगे निकल जाए। और ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो जैसे ही कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी हो वो अपनी स्टेक किसी और को बेचे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा के वो भी कंपनी से एग्जिट हो जाएं। तो एंजल इन्वेस्टर्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर मिलते कहाँ हैं, आज हर वो व्यक्ति जो आपकी कंपनी में पैसा लगा सकता है और जिसके पास पैसे की भरमार है, मतलब जिसकी नेटवर्थ बहुत बड़ी है, वो हर व्यक्ति एंजल इन्वेस्टर है। ज़रूरत है उसको पिच करने की। ऐसा नहीं है कि आप फंडिंग इवेंट में जाएंगे वहीं पर पिच कर सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में, आपके नोन पर्सन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, वो सभी लोग एंजल इन्वेस्टर होते हैं। ज़रूरत है तो केवल उनको सही तरीके से पिच करने की, अपना बिजनेस प्लान समझाने की। जैसे हम किसी को पार्टनर बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी हम यही करते हैं, अपना बिजनेस का प्लान समझाते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स के साथ हम काम कर सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट भी एंजल इन्वेस्टर्स की तरह ही होते हैं, जहां पर आप स्टार्टअप अगर आप कर रहे हैं किसी बिजनेस का, तो फंडिंग के लिए उनको अप्रोच कर सकते हैं। बिजनेस प्लान और उसकी ग्रोथ दिखाकर आप वेंचर कैपिटलिस्ट से भी फंड रेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, देखिए एंजल इन्वेस्टर हो सकता है आपके बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट ना करे, उसको आपका प्लान ही समझ में नहीं आया, आपका वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है या आपको फंडिंग नहीं कर रहा है, एनबीएफसी कर सकता है। लेकिन एक तरीका और भी है, वो लोग जो आपके साथ पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, या इसके बिजनेस प्लान में दम है, या इसके लीडर में वो लीडरशिप क्वालिटी है जो बिजनेस को डेवलप कर लेगा। तो ऐसे में आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हैं अपनी कंपनी के शेयर की। एक ज़्यादातर हम लोग जो कंपनी बनाते हैं उसमें 1 लाख की हमारी इक्विटी कैपिटल होती है और 1 रुपये का या 10 रुपये का शेयर होता है। तो कहने का मतलब 10 रुपये के हिसाब से 10,000 नंबर ऑफ शेयर होते हैं, या 1 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर हमारे पास होते हैं। हमें क्या करना है, कंपनी एक्ट एक्ट सेक्शन 62 सब सेक्शन रूल नंबर 13 कंपनी रूल नंबर 2014 के अंतर्गत यह भी एक नया सेक्शन आया है। उसमें ये बताया है कि कोई भी पर्सन अपनी कंपनी की इक्विटी उन लोगों को दे सकता है जो लोग उनके सर्कल में, उनके बिजनेस रिलेशन में है। एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन क्लोज टू द कंपनी, जैसे आपके डेटर्स जो आपको पैसा उधार देते हैं, आपके क्रेडिटर जिनको आपको पैसा पे करना है, आपके वेंडर्स जो आपको मटेरियल सप्लायर देते हैं, आपके सप्लायर जो आपको माल देते हैं, है ना, या आपके परमानेंट बायर्स, आप इन लोगों को अपना बिजनेस का प्लान बताएं। जैसे हम भी अपनी कंपनी में अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने वेंडर्स को, सबको अपना बिजनेस प्लान बताते हैं और उनको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना लेते हैं, जिससे उनका कंपनी के प्रति लगाव भी हो जाता है और उनको पता है कंपनी ग्रो होगी तो वो भी ग्रो होंगे। इसीलिए वो आपके फेवरेबल ऐसे लोग बन जाते हैं जो आपकी कंपनी की ग्रोथ में आपको मदद करते हैं। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आप कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी के कुछ शेयर, जैसे 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, 10,000 शेयर, आपको लगता है कौन व्यक्ति कितनी वैल्यूएशन पे कितने शेयर खरीद सकता है। क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तान में देखा गया है कंपनी की जो कैपिटल वैल्यू है, जो इक्विटी वैल्यू है, वो कुछ भी हो, 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर, 10 लाख की कंपनी की वैल्यू है, पर एक्चुअल में उसकी वैल्यूएशन करोड़ों में हो जाती है। तो इसीलिए वो लोग जानते हैं कि ऑन डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी की वैल्यू कम है पर एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो ऐसा तरीका है जिसमें आपको अपनी कंपनी की वैल्यूएशन ऑथराइज या लीगल तरीके से अपनी कंपनी की वैल्यूएशन क्रिएट करनी है, और वैल्यूएशन क्रिएट करने के बाद वो शेयर प्रीमियम वैल्यू पर, मतलब 10 रुपये का जो आपका एक शेयर है उसको प्रीमियम वैल्यू पर लोगों को अलॉट करना है, और अलॉट करने के बाद वो फंड रेज करना है, और उस पर जो आपको प्रीमियम अमाउंट आपने चार्ज किया, सपोज 10 रुपये का शेयर है, 3,000 का आपने शेयर बेचा है, तो 2,990 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम कमाया है ना, उस पर आपको टैक्स भी नहीं देना। उसका तरीका क्या है, और वो पैसा कभी वापस भी नहीं करना, और उस पैसे से आप कंपनी की ग्रोथ कैसे करेंगे इसके बारे में आपको पूरा प्लान बनाना है। तो उसका तरीका क्या है, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होनी है, उसका तरीका क्या, सबसे पहला काम होगा आपके कंपनी का बिजनेस प्रोजेक्ट बनेगा, और बिजनेस प्रोजेक्ट में आपका प्रेजेंट प्रोजेक्ट, आपकी फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी, आपका 5 ईयर का प्लान, आपका 10 ईयर का प्लान, आपका 15 ईयर का प्लान बनेगा, और प्लान के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन बनेगी।
जैसे मान लीजिए आज आपकी कंपनी के 1 लाख शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर है, इसके हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई। लेकिन आपकी कंपनी का जो अगले 3 साल का प्रोजेक्ट है उसमें आपकी जो ग्रोथ पॉसिबिलिटी है वो इतनी हो जानी है कि आपके 3 साल बाद कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ हो जाएगी और उसके अगले 2 साल बाद आपकी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो जाएगी और उसके 10 साल बाद आपकी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए हो जाएगी। आपको लगेगा ऐसा कैसे संभव है? ये डिपेंड करता है कि वर्तमान में आपकी स्थिति पर और कितनी ग्रोथ पॉसिबिलिटी आपके पास है, उसके आधार पर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होगी। पर इसको सर्टिफाइड कौन करेगा? आपने तो कह दिया मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाएगी, पर आपके कहने से वैल्यूएशन 100 करोड़ नहीं होगी ना कोई ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑथराइज करेगी कि हाँ आपकी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो इतनी हो सकती है। वो क्या है? आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर। आपको मर्चेंट बैंकर बताएगा कि आपने जो कंपनी का प्लान बनाया है वो वाइबल प्लान है, उस प्लान को वो सर्टिफाइड करेगा, तो पता लगेगा आपकी कंपनी के भविष्य में इतनी वैल्यू होने वाली है। और अगर आपकी कंपनी की वैल्यू 3000 करोड़ रुपए की है तो उसका अगर आप 10% तो आप 300 करोड़, या मैं कहता हूँ आपकी कंपनी की वैल्यू 300 करोड़ रुपए है तो उसका 10% मतलब 30 करोड़ रुपए आप प्राइवेट वेंडर्स से, प्राइवेट सप्लायर से, प्राइवेट लोगों से वो पैसा अलॉटमेंट के जरिए ले सकते हैं। और यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप ओपन पब्लिक के पास नहीं जा सकते, पर आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आप 200 शेयर होल्डर तक अपनी कंपनी के बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है? IBBI एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करेगा और वैल्यूएशन के बाद जब आप लोगों को ऑफर करेंगे अपने शेयर तो वो शेयर NSDL के जरिए उनके डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ताकि उनको पता हो कि मैंने अगर पेमेंट दी है तो डीमैट अकाउंट में मेरे पास पैसा आया है, और जितना प्रीमियम अमाउंट आपके पास आया है वो पैसा बिजनेस में ही यूज़ होगा। उसके लिए मर्चेंट बैंकर आपके जो बैंकिंग है उसको ऑथराइज करेगा कि हाँ ये पैसा बिजनेस में यूज़ होने वाला है, तो आपके पास 30% टैक्स भी नहीं लगेगा। और उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑन प्रीमियम वैल्यू, 10 रुपये का शेयर आप 3000 रुपये की वैल्यूएशन करा के फंड रेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10 रुपये का एक शेयर है और 3000 रुपये में उसको बेचा है तो 2990 रुपये आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर ने सर्टिफाइड की है। तो ये एक तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से बिना किसी लोन के, बिना किसी लाइबिलिटी के, आप आसानी से अपनी कंपनी के 200 शेयर होल्डर तक बना के उनसे प्रीमियम वैल्यू पर फंड रेज कर सकते हैं, और उस फंड का इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस की प्लानिंग पर, एग्जीक्यूशन पर, प्लांट एंड मशीनरी पर, मार्केटिंग पर, प्रमोशन पर, ब्रांडिंग पर, एक्सपेंशन पर लगा के अपने बिजनेस को नई वैल्यूएशन तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, जो कंपनी कॉरपोरेट के रूप में काम करती है वो इसी तरीके के इस्तेमाल करती है फार्मूला अपने बिजनेस को तेज़ी से डेवलप करने के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो, जो कंसल्टेंट आपको पूरा गाइड करे, आपकी पूरी प्लानिंग करे, मर्चेंट बैंकर से आपके प्रपोज्ड प्लान को सर्टिफाइड कराए और उसके बाद में फंड रेज करने में आपकी पूरी हेल्प करे। उसके लिए ज़रूरी है एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की। इससे रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न ना, तो मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेरी टीम का नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे कॉल करो, उनसे बात करो कि मुझे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करानी है, अपनी कंपनी के लिए फ़ंड इकट्ठा करना है। हम आपको इसमें हेल्प करने वाले हैं और आपको पूरी फंडिंग तक क्या क्या स्टेप्स एंड मेथड्स फॉलो करने हैं वो पूरा गाइड करने वाले हैं। कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना होना फ्रेंड्स, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, आपके सुनहरे भविष्य। मीठा बोलो, दिल से तोलो, और ले लो और ले लो। करोड़ों रुपए का बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर लेते हैं, और राजा कभी उधार नहीं मांगता। पैसे की लगा दूं ढेरी, 9 नगद ना तेरा उधार। वो कंजूस मक्खी चूस होते, यहाँ से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, चारों तरफ से पैसा है। कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे घोड़ा गाड़ी वहां पर पहुंचे रेलगाड़ी, और जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पर पहुंचे मारवाड़ी। ये कहते हैं कि मारवाड़ी सब जगह पहुंच जाते हैं और धंधे में बहुत तेज होते हैं। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि मारवाड़ी होते कौन है। जैसे राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, ठीक उसी तरह से मारवाड़ में रहने वाला व्यक्ति मारवाड़ी, चाहे वो किसी भी जाति से हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो,
ठाकुर हो या किसी भी जाति से हो, मारवाड़ में रहने वाले को मारवाड़ी कहते हैं। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज हमें जन्मजात मिलती हैं या हमारे ब्लड में होती हैं। आज मैं बात करूंगा ऐसे 11 पॉइंट की जिसको मारवाड़ी अपने बिजनेस में जरूर इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर आपने अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट किया तो आपको भी मारवाड़ी की तरह सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि मारवाड़ी करोड़ों रुपए का बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वो 11 गुण जिसकी वजह से मारवाड़ी अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। तो सबसे पहली बात, लो मार्जिन और हाई नंबर ऑफ कस्टमर। मारवाड़ी हमेशा ही सोचता है कि मैं इतना सा मार्जिन लूं जिसकी वजह से मेरा कस्टमर हमेशा मेरे साथ रहे और निरंतर कस्टमर बढ़ता रहे। मतलब मारवाड़ी का पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा ग्राहक तक अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को पहुंचाने पर होता है। और आप जानते हैं मुकेश अंबानी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उन्होंने जियो को बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों तक पहुंचाया, टेस्ट जागृत किया, और जब लोगों को पसंद आया तो बाद में नॉमिनल कॉस्ट पर उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों के घोड़े खुल गए। और दूसरा महत्वपूर्ण गुण, मीठा बोलो, दिल से तोलो और ले लो और ले लो। Once more! मीठा बोलो, दिल से तोलो और ले लो और ले लो। वाह वाह क्या सीन है। मैं बताता हूं कि 2 शॉपकीपर थे एक ही मोहल्ले में। एक मारवाड़ी था और एक दूसरे देश का व्यक्ति था। दोनों के पास एक जैसे प्रोडक्ट थे और दोनों का रेट भी बिल्कुल सेम था, लेकिन उसके बावजूद भी मारवाड़ी की दुकान पर भीड़ लगती थी और वो दूसरे देश के व्यापारी की दुकान पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो एक सर्वे किया गया कि इसके पीछे कारण क्या है। तो देखा गया तो दूसरे देश का व्यापारी था, अगर उससे कोई ग्राहक 1 किलो चीनी लेने आता है तो वो अपने बैग में बहुत सारी चीनी भरकर तराजू पर रख देता है और 1 किलो देने के लिए जो एक्स्ट्रा चीनी थी उसको और निकाल लेता है और निकाल लेता है और निकाल लेता है, जिसकी वजह से ग्राहक को लगता है ये तो मेरी चीनी जा रही है। लेकिन मारवाड़ी बड़ा स्मार्ट था। वो क्या करता है, वो पहले से ही 700-800 ग्राम चीनी भरकर लाता है, तराजू में रखता है, लड़के से कहता है बेटा और डाल और डाल। आप ग्राहक को लगता है मुझे और चीनी मिल रही है, और डाल और डाल। तो कहते हैं कि मीठा बोलो, दिल से तोलो और ले लो और ले लो। इस स्ट्रेटेजी का फॉलो अप जो करता है ना वो मारवाड़ी करता है। और लास्ट में जब चीनी 1 किलो देता है ना तो भी कहता है रुको रुको रुको, 1 मुट्ठी चीनी और डाल देता है। तो हर ग्राहक को लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहा है और इसीलिए उसकी दुकान पर भीड़ पड़ी रहती है। आप भी इस गुण को अपना सकते हैं। अरे वाह, गुड आइडिया। और तीसरा गुण जो मारवाड़ियों के अंदर कूट कूट के भरा होता है वो होता है नौ नगद ना तेरा उधार। मतलब चीज महंगी बिक सकती है पर उधार में बिक सकती है, पर वो कहता है भैया 9 दे दे, मुझे 13 में नहीं बेचनी, 9 नगद दे दे। क्योंकि वो जानता है जो नगद गल्ले का व्यापार है ना उसमें कभी घाटा नहीं होने वाला, और 9 में देगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, ग्राहक बार बार आएगा, और जब ग्राहक बार बार आएगा तो वो लंबे समय तक आपको प्रॉफिट देता रहेगा। एक बार उधार दिया वो भाग गया तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उसकी दुकान पर कई बार आपने लिखा देखा होगा 9 नगद ना तेरा उधार, या आज नगद कल उधार परसों फ्री मेरे यार। और कई बार तो ये मीठा बोलने में इतने तेज होते हैं, वहां लिखा होता है ग्राहक तो राजा होता है और राजा कभी उधार नहीं मांगता। मतलब आपको उधार मांगने के लिए मना भी कर दिया और आपका सम्मान करके आपको राजा भी बना दिया। ये गुण मारवाड़ियों के अंदर होता है और इस गुण को हमें जरूर अपनाना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात, मारवाड़ी ये बात जानता है कि जब मैं लो मार्जिन लूंगा तो मेरा ग्राहक लंबे समय तक मुझसे जुड़ा रहेगा। इसका मतलब वो लॉन्ग बिजनेस प्लानिंग करता है। लो मार्जिन टू रिटेन कस्टमर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और निरंतर व्यापार में जब वही ग्राहक रहते हैं तो नए ग्राहक जुड़ते जाते हैं, पिछले ग्राहक जाते नहीं हैं, जिनसे ग्राहक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनका बिजनेस विजन बहुत बड़ा होने की वजह से वो आजीवन बेहतरीन प्रॉफिट कमाते हैं। और आपने लोगों के मुंह से एक बात और सुनी होगी कि मारवाड़ी जो होता है ना वो कंजूस मक्खी चूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमेशा जानते हैं कि अपने पैसे का पूरा मूल्य कैसे लेना है, तो हमेशा खर्चे हुए पैसे से मिलने वाला लाभ भी वो पूरा लेना चाहते हैं। स्पेंड मनी वाइजली। मारवाड़ी अपने पैसे को बड़ा सोच समझ के खर्च करता है, कहीं भी ऐसी जगह खर्च नहीं करता जहां उससे मिलने वाला रिटर्न खर्चे से कम हो। तो बराबर की टक्कर की वजह से वो ये देखता है कि किस में पैसा लगाने से फायदा होगा और किस में नुकसान होगा। इसीलिए मारवाड़ी को कई बार कंजूस मक्खी चूस कहते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप देखो मारवाड़ी शादी करते हैं, आलीशान तरीके से शादी करते हैं, या घर बनाते हैं, आलीशान घर बनाते हैं, खाते हैं बढ़िया खाते हैं, पहनते हैं बढ़िया पहनते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा पैसा वेस्ट नहीं करते जहां पर उनको लगता है कि ये तो ज्यादा खर्चा है। और अगला महत्वपूर्ण गुण और वो है वाइड नेटवर्क। मारवाड़ी आपको विश्व के हर देश में मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने नेटवर्क को इतना बड़ा किया है कि काम की खोज में वो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से पूरे विश्व का भ्रमण कर लेते हैं। इसीलिए उनका नेटवर्क बड़ा
बड़ा स्ट्रांग होता है। आप मारवाड़ी का कोई भी नेटवर्क कहीं भी देख सकते हैं। और अगला महत्वपूर्ण गुण वो है ट्रेन फैमिली फॉर बिजनेस ग्रोथ। वो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए ना बचपन से ही अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करते हैं, अपने बच्चों को बचपन से काम में जरूर इन्वॉल्व करते हैं और साथ ही साथ उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जो भी उनका बिजनेस है उसमें 2-4 साल नौकरी जरूर कराते हैं, क्योंकि नौकरी करने से ग्राउंड रियलिटी का पता लगता है और ग्राउंड रियलिटी के पता होने से वो व्यापार में कभी मार नहीं खाते। अगला गुण वो है स्टाफ ही परिवार है। वो हमेशा अपने स्टाफ मेंबर को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने साथियों को घर परिवार के मेंबर की तरह रखते हैं, उनके हर सुख दुख के साथी होते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जीवन का बहुत बड़ा समय हमारे व्यापार में निकलता है, अपने स्टाफ के साथ निकलता है। इसीलिए खुद भी खुश रहो, उनको भी खुश रखो। खुद भी खुश रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वो भी खुश रहेंगे तो मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो इससे विन विन सिचुएशन में वो हमेशा अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं और मिलकर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। वो एक गाना तो आपने सुना होगा कि पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, क्या होता है पैसा, पैसे की लगा दूं ढेरी। और ये बात मारवाड़ी पे बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि हर जगह ना उसको चारों तरफ पैसा ही दिखाई देता है कि यहां से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, चारों तरफ से पैसा है। इसीलिए वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की इनकम पर काम करता है। कई बार इसको एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम पर काम करते हुए देखा जा सकता है। एक्टिव इनकम मतलब बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उससे भी इनकम आनी चाहिए। बिजनेस से जो पैसा कमाएगा उसको इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट से भी इनकम रिसीव होगी, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीद बेच के होने वाले प्रॉफिट के रूप में हो, या जब तक वो बिक नहीं रही तब तक उसको रेंट पर उठा के उससे रेंट कमाता है। मतलब हर वो मौका जहां से पैसा कमाया जा सकता है, पैसा कमाने का प्रयास करता है। इसलिए गाना ना मारवाड़ी के ऊपर बड़ा सटीक बैठता है। अगला जो महत्वपूर्ण गुण है ना वो है नेगोशिएशन स्किल्स, मोल भाव करना। एक मारवाड़ी किसी भी सामान को खरीदते समय मोल भाव ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हर चीज में मोल भाव जरूर करता है। और ध्यान रखिए, जो मोल भाव करता है कई बार उसको वो चीज उसकी एक्चुअल कॉस्ट से कम में भी मिल जाती है। आपको मोल भाव करने की स्ट्रेटेजी आनी चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को देखकर ये समझ जाएं कि वो कितना और घटा सकता है। और मारवाड़ी इसमें बड़े तेज होते हैं, वो चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं कि अभी तो और घटेगो, अभी तो और घटेगो, तो घटते 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 बिल्कुल लीस्ट कॉस्ट पर लाता है और तब चीज को खरीदता है, जिससे मिलने वाला प्रॉफिट उसकी लाइफ में हमेशा उसको आगे बढ़ाता है। और अगला जो महत्वपूर्ण गुण है वो है बिजनेस पार्टनरशिप। मारवाड़ी अगर अपने काम में पैसा कमा रहा है लेकिन उसके बावजूद यदि दूसरे व्यक्ति के काम में उसको इंटरेस्ट आता है ना, तो वहां पर वो बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाता है। हर तरह से, चाहे पैसा लगा के, चाहे लेबर लगा के, चाहे मेहनत लगा के, चाहे अपना समय इन्वॉल्व करके, हर तरह से पैसा कमाने के लिए वो पार्टनरशिप के लिए तैयार हो जाता है। मेरे कई शोरूम गुजरात में हैं, मेरे कई शोरूम मारवाड़ में हैं, तो वहां मैंने देखा कि वो लोग कैसे पार्टनरशिप करते हैं। किसी को वर्किंग पार्टनर बना लेते हैं, किसी को कैपिटल पार्टनर बना लेते हैं, किसी को मैनेजमेंट पार्टनर बना लेते हैं, किसी को सिक्योरिटी पार्टनर बना लेते हैं। जैसे भी जो आदमी पार्टनर बन सकता है उससे मिलकर उसके साथ काम करते हैं। और आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन चुके हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि मारवाड़ी कम्युनिटी ने बिजनेस में अपना परचम लहराया, अपना झंडा गाड़ दिया है। और वो कौन कौन से हैं? जैसे रिलायंस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, ओयो, ओला, जोमेटो। और अब मैं आपको बता दूं मारवाड़ियों का वो गुण जो करोड़ों का बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के करने के लिए तैयार हो जाता है। मारवाड़ी कहता है इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास है, मुझे तो वो लोग चाहिए जिसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर काबिलियत है। और आप जानते हैं कि माहेश्वरी भी मारवाड़ी होते हैं और मैं एक मारवाड़ी हूं, तो मैंने भी अपनी कंपनी में एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल डिजाइन किया कि यदि आपके एरिया में, आपके आसपास में कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मकान, बंगलो, कोठी, फार्म हाउस, विला, कुछ भी बन रहा है या रिनोवेट हो रहा है, तो उसके मालिक का नंबर और नाम हमें दें। और हमारी कंपनी जो स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन बनाती है वो उस क्लाइंट को कांटेक्ट करेगी, उससे डील करेगी, और अगर डील होती है तो पार्टनरशिप की वजह से मिलने वाला इंसेंटिव मतलब कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और हमारी स्ट्रेटेजी ने हमें इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप हमारी कंपनी के एसोसिएट पार्टनर बनकर बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाना चाहते हैं तो अभी बोर्ड पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाएगी। मेरा रिक्वेस्ट है कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगी। उसको फॉलो करें, हमारी कंपनी को ज्वाइन करें और एक हेल्दी इनकम 30-40 हज़ार रुपए से लेकर 4-5 लाख रुपए तक
बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कमाएं, क्योंकि हम भी मारवाड़ी हैं और ये कहते हैं कि पैसा हमारा मेहनत तुम्हारी, मिलकर करेंगे काम और खूब कमाएंगे नाम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। पर उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वो बुरी बात ये थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी भी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती थी तो सजा सिर्फ एक ही होती थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो उस आदमी को, जिसने भी गलती करी, चाहे वो कोई भी हो, उन 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। और जो कुत्ते थे वो उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरीके से तड़पा तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे कि उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। अब चाहे गलती किसी से भी हो, सबके लिए गलती की एक ही सजा है। अब सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। अब होता क्या है, एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है, एक गलती हो जाती है, और वो गलती होती है हिसाब के अंदर। जब राजकोष की बात आती है तो हिसाब में गलती हो जाती है। अब जो महामंत्री है वो राजा से माफी भी मांगता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पर राजा बोलता है कि आपको तो पता ही है महामंत्री, हमारे यहाँ गलती की सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा आपको भी मिलेगी, आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा के ऊपर बहुत गलत मैसेज जाएगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री को जब पता लगता है कि उसे भी वही सजा मिलने वाली है कि 10 जंगली कुत्तों के सामने उसे भी डाल दिया जाएगा, तो राजा से बोलता है कि प्रभु मेरी आखिरी इच्छा है। अब राजा बोलता है आखिरी इच्छा है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। वो महामंत्री राजा को बोलता है आप मुझे सजा बेशक यही दीजिएगा कि आप मुझे कुत्तों के सामने डाल देना, पर मुझे आप 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। आप मुझे 15 दिन के बाद सजा दे दीजिए। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, मैं राज्य के अंदर ही रहूंगा। आप मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं 15 दिन और जिंदा रहना चाहता हूं। अब राजा बोलते हैं ठीक है, ये बात मैं तुम्हारी एक्सेप्ट कर सकता हूं, 15 दिन के बाद तुम्हें सजा दी जाएगी। अब 15 दिन के बाद उस महामंत्री को लाया जाता है। अब राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को उन कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाएगा। अब जो बेड़ा होता है जिसके अंदर उस कुत्तों के सामने महामंत्री को डाला जाएगा, महामंत्री को अंदर छोड़ दिया जाता है। पर राजा देखता क्या है ऊपर से कि महामंत्री को कुत्ते काट नहीं रहे, महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे, बल्कि उसे चाट रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। राजा को समझ नहीं आता उसके जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। अब राजा हैरान हो जाता है और नीचे महामंत्री मुस्कुरा के बोलता है प्रभु मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे ऊपर बुलाएं तो मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। अब राजा बोलता है आओ ऊपर आओ, वापस आओ। अब उसे दोबारा से सभा में बुलाता है और राजा के सामने महामंत्री आके खड़ा हो जाता है। अब बोलता है प्रभु मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी, उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा करी, इनके साथ एक रिलेशन बनाया, इनको नहलाया, इनको खाना खिलाया, इनके साथ मैं रहा, इनको खिलाया मैंने और इनके साथ खेलते कूदते हुए हमारी दोस्ती हो गई। अब ये कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मुझसे अब प्यार करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है पर मेरे वचन का क्या होगा। महामंत्री बोलता है आपका वचन था कि कुत्तों के सामने आप डालेंगे, बट आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला, उन्होंने कुछ किया नहीं, वो एक अलग बात है। तो राजा मुस्कुरा के बोलता है अच्छा अब तुम्हें छोड़ दिया जाए। महामंत्री बोलता है महाराज मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, उन कुत्तों की तो मैंने सिर्फ 15 दिन सेवा करी और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, और मैंने जो आपके साम्राज्य के लिए सालों की सेवा करी आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत बार होता है, हम लोगों के लिए ज़िंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तो लोग कद्र नहीं करते, और किसी के लिए कुछ दिन आप कर दो तो उसके लिए आप भगवान रूप बन जाते हो।
वेल, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो अपना इंसिडेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एवरीवन, आई थिंक हम में से हर व्यक्ति ने इस स्टेटमेंट को मूवीज में सुना होगा। तो आज यही सेम स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर एक कसम खाता हूं कि मैं जो भी बिजनेस के बारे में बताऊंगा, बिजनेस की घटनाओं के बारे में आपसे शेयर करूंगा, व्यापार में आगे बढ़ने की संभावनाओं के बारे में बताऊंगा, वो केवल और केवल वही शब्द होंगे जिसको रियल लाइफ में मैंने अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में इंप्लीमेंट किया है। मेरे पैर कांपने लगते हैं उन शब्दों को बोलने में, जो मोटिवेशन के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन रियल लाइफ में मैंने किए नहीं होते। दूसरा, आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में हर व्यक्ति के हाथ में वो पावर है कि सामने वाले व्यक्ति की कही बात को वो गूगल के माध्यम से सत्यापित कर सकता है। यस और नो? ग्रेट। इसका मतलब यदि मैं बिजनेस के बारे में एक भी बात गलत कहूंगा तो आप में से बुद्धिजीवी व्यक्ति उसको नोट करेंगे और कहेंगे कि अमित माहेश्वरी सर ने ये बात गलत बताई थी। तो इसीलिए मैं फिर से कहता हूं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर एक कसम लेता हूं कि आज मैं यहां जो शब्द बोलने वाला हूं वो केवल और केवल वही शब्द होंगे जिसको मैंने अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल बिजनेस, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री, प्रैक्टिकल ग्रोथ के बारे में। और ये शुरुआत शुरू होती है उस घटना से जिस समय आप ये निर्णय लेते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और प्रकृति का एक नियम है और मेडिकल इंडस्ट्री का एक नियम है कि यदि किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर आसानी से डायग्नोज ना कर पाए तो वो डॉक्टर सबसे पहले आपका एक टेस्ट करता है जिसको बोलते हैं ECG। एक ऐसी मशीन जो आपके हृदय की गति से एक एक वाइब्रेशन को नोट करती है और ये क्लैरिफाई करती है कि क्या आपका हृदय ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। यस और नो? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुना है कि ECG एक मशीन होती है जो हमारे हार्ट की एक ग्राफिक कैलकुलेशन दिखाती है जिसे डॉक्टर ये डायग्नोज करता है कि वो ठीक से चल रहा है या नहीं। और आज मैं आपको बिजनेस का ECG करके बताने वाला हूं और हर वो शब्द जो मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन क्योंकि आज कोई मेडिकल इंडस्ट्री का प्रोग्राम नहीं है तो ये वो ECG नहीं है जो डॉक्टर्स चेक करते हैं, ये वो ECG है जो हर बिजनेस ओनर को आना चाहिए। ECG मतलब एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से हैं, आप किस परिवार से हैं, किन परिस्थितियों से आप आए हैं, पर किस बात से पड़ता है कि क्या आप अपना एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ बदलने के लिए तैयार हैं। यदि आप अपना सर्कल बदलने के लिए तैयार हैं तो आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसको पाने का लक्ष्य, जिसको पाने का ध्येय, जिसको पाने का आत्मविश्वास आपके अंदर है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ग्रेट। तो आज की तैयारी में सबसे पहले बात करेंगे कंपटीशन के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति ये बात जानता है कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री में भरपूर कंपटीशन है। और ध्यान रखिएगा, जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन ही नहीं है वहां आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं भी नहीं है। यदि कंपटीशन है तो कंपटीशन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहां पर आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। इसीलिए जानना जरूरी है कि हम जिस समुदाय में हैं, जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस बिजनेस में हैं, उसमें हमारे जैसे लोग पहले से व्यापार में हैं। अब इस सर्कल में से किस तरह से अपने आप को डेवलप करके व्यापार के अगले स्तर पर जाना है, और जैसे जैसे आपके व्यापार का स्तर बदलता जाएगा आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा, मैंने बात कही थी सर्कल के बारे में, एक केंद्र के बारे में, जिस केंद्र में आप अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो सबसे पहला नियम, यदि आप वही करेंगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वही करेंगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। अगर वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला तो वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहला नियम बताता है कि यदि आप व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप बिजनेस ऑटोमेशन में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप इंपोर्ट में हो, आप एक्सपोर्ट में हो, आप बिजनेस में फ्रेंचाइजिंग में हो, डीलरशिप में हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हो, बिजनेस की ग्रोथ की संभावना में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, अटेंड बिजनेस नेटवर्किंग मीट एंड कॉन्फ्रेंसेस। ध्यान रखिएगा,
हर व्यक्ति जब कभी भी किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, वहां सबसे पहला जो काम होता है, उस कार्य से संबंधित बुद्धिजीवी लोग वहां आपको जरूर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी प्रांगण में 2 कार्यक्रम चल रहे हैं और एक कार्यक्रम प्रैक्टिकल बिजनेस लर्निंग के बारे में है और एक कार्यक्रम मॉडलिंग के बारे में है। अभी जहां हम लोग लंच कर रहे थे, वहां एक एंकर मुझे मिली, उसने मुझे पहचाना। अभिषेक सर, चांस की बात है वो वही एंकर थी जो पटना वाले प्रोग्राम में थी। तो वो खुशबू नाम की लड़की बोली, सर आप यहाँ कैसे? मैंने कहा आप यहाँ कैसे? कह रही हमारा मॉडलिंग का इवेंट है। मैंने कहा हमारा बिजनेस का इवेंट है। सबसे पहले आपको बिजनेस इवेंट्स, बिजनेस प्रोग्राम्स, बिजनेस वर्कशॉप्स, बिजनेस सेमिनार्स अटेंड करने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्पीकर है, पर किस बात से पड़ता है कि हर स्पीकर हर बार आपको एक ऐसा कंटेंट देकर जाएगा, एक ऐसी टैगलाइन देके जाएगा जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट की तरह काम करेगी। तो नियम नंबर 1, सबसे पहले एक ट्रैक बनाएं और देखें कि कहां कहां पर आपके एरिया में, आपके जोन में या जहां तक आप पहुंच सकते हैं, वहां कौन कौन सी बिजनेस मीट्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, उनको अटेंड करें। क्योंकि एक स्थान पर एक जैसे बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं और जब एक जैसे लोग मिलते हैं तो नए नए आइडियाज का एक्सचेंज होता है और जितना बेहतर आइडियाज का एक्सचेंज होता है उतना ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं अधिक होती हैं। जैसे आज मैं इस मीट में मिला तो मुझे एक मैम मिली, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ऑटोमेशन करते हैं। मेरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी ऑटोमेशन है, लेकिन जब उनसे गाइडलाइंस में लूंगा, उनसे चीजों को जानूंगा तो समझूंगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक लू पॉइंट मेरी इंडस्ट्री में हो जो मेरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाए। इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, बिजनेस मीट्स में जाएं, बिजनेस सेमिनार्स में जाएं, वर्कशॉप में जाएं। जितना ज्यादा समय आप अपने आप पर लगाएंगे उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा और जितना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा आपके काम करने के तरीके का डेवलपमेंट होगा और जितना ज्यादा आपके काम करने के तरीके का डेवलपमेंट होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं अधिक होंगी। और कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके प्रतिद्वंदी नहीं, आपके साथी बनेंगे, जो आपके बिजनेस के उस सिस्टम को डेवलप करने में आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर वो भी आगे जाएंगे और आप भी आगे जाएंगे। तो नंबर 1, बिजनेस मीट, बिजनेस सेमिनार, बिजनेस वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और आज भी जब आपने मल्टीपल स्पीकर्स को सुना तो हर व्यक्ति से कम 5 चीजें आपने सीखी होंगी और आपने निर्णय लिया होगा कि मैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। यस और नो? ग्रेट। नंबर 2, यूज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और आज का सौभाग्य है कि यहां सबसे ज्यादा वही लोग बैठे हैं ज़ेनमेट के प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहे हैं, सोशल मीडिया प्रमोशन को सीख रहे हैं, काम करने के तरीके को सीख रहे हैं, ऑटोमेशन को सीख रहे हैं। लेकिन आप में से जो लोग पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करेंगे वो ना केवल एक इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ेंगे बल्कि खुद भी एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और कई बार व्यापार लोगों के साथ नहीं, कई बार व्यापार कंपनीज के साथ होता है, लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि उन कंपनीज को चलाने वाले लोग कौन हैं जिनके साथ व्यापार किया जाएगा। इसीलिए अपने बिजनेस की ब्रांडिंग के साथ साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर भी काम करें, ठीक उस तरह से जैसे मैंने बिजनेस के सेटअप को बढ़ाने के साथ साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम किया, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। और जितनी भी जानकारी आपके पास है वो वीडियोस के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और कम से कम हम अपने व्यापार के तो ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। यस और नो? यदि आप अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो वो समय दूर नहीं जब दूसरे लोग आपको अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। और ना केवल ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे बल्कि आपके व्यापार से मिलने वाली सुविधाओं को भी अवेल करेंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप बिजनेस ऑटोमेशन करते हैं, आप सेल्स प्रमोशन करते हैं, आप जो भी प्रोफाइल पर काम करते हैं, जब आप पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करेंगे तो आपका लेवल भी इंक्रीज होगा और साथ साथ आपके व्यापार का लेवल भी इंक्रीज होगा। ध्यान रखिए, आप ही की इंडस्ट्री में कई लोग होंगे जो केवल बिजनेस को फोकस करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग को नहीं करेंगे। और आपने पर्सनल ब्रांडिंग को भी फोकस किया है, इसीलिए आप उनके साथ आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे और आपकी प्राथमिकता दूसरे व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा अपने आप पर काम करेंगे उतना ज्यादा आपकी इमेज बनेगी और जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी इमेज बिल्डिंग करेंगे उतना ज्यादा आसान तरीके से आप अपने व्यापार को डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से छा गए और ये व्यक्ति
यदि ऐसा काम कर सकता है तो आप में से हर व्यक्ति वो काम कर सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के एक छोटे से गांव से आए थे और वो तो अपने आप को बताते हैं कि मैं चाय बेचने वाला था। यदि चाय बेचने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यदि आपको लगता हो कि मैं कंपैरिजन देश के प्रधानमंत्री से कर रहा हूं, तो आप कंपैरिजन डॉली चाय वाला से करके देख लीजिए। आज वो अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजी कर रहा है, लोग कितना भी उसका मजाक उड़ाएं, उसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बना जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। व्यापार में आपका कॉम्पिटिटर आपके व्यापार में आपको ध्वस्त कर सकता है, लेकिन यदि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपके बिजनेस को डेवलप करने में हमेशा हेल्प करेगी। और मेरी इंडस्ट्री में भी एज ए बिजनेस कोच जब मैं आगे बढ़ता गया, साथ साथ अपने बिजनेस को डेवलप करता गया, तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा मुझे व्यापार में भी हुआ। क्योंकि ध्यान रखिएगा, व्यापार में लोग व्यापार से व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार में लोग व्यापार से व्यापार करने के लिए व्यक्तियों से बात करते हैं। और यदि व्यक्ति की पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग है तो आपके व्यापार की ब्रांडिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। सर नो ग्रेट। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के समय में, एक समय कहा जाता था कि लोगों से मिलने से आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, लेकिन यदि लोगों से मिलने के लिए मिलने का तरीका आप बदल दे तो भी आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है। आपको केवल ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पकड़ बनानी है, और जितनी ज्यादा पकड़ आपकी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक होगी, उतना ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ध्यान रखिए, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी है तो कोई मुझे बता सकता है ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं? यस, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, किसी के पास एक भी हो तो प्लीज मुझे बताएं। फेसबुक, वेरी गुड। और भी बाकी, लिंक्डइन, यस, यूट्यूब, यस, कंटेंट, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, विजुअल, हर वो तरीका जो आपको पता है। पता होना एक बात है और पता होने के बाद उस पर अमल करना दूसरी बात है। ध्यान रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक परिस्थिति क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप वास्तविक परिस्थिति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यदि आप तैयार हैं तो आपके पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कई बार जोश के साथ साथ कंसिस्टेंसी को बनाए रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज आपको जोश आया, आपने 5 क्रिएटिव बनाए और 5 के 5 पोस्ट कर दिए। आज 5 वीडियो बनाई और 5 की 5 पोस्ट कर दी, लेकिन सोशल मीडिया आपको देखता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको देखता है कि कितनी कंसिस्टेंसी से आप लगातार काम कर रहे हैं। किससे ज्यादा इंपैक्ट आएगा बताइए? 10 दिन में 10 बार अलग एक्सरसाइज करने से, क्योंकि हर बॉडी के एक पार्ट को एक रिलैक्स चाहिए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। ठीक यही बात सोशल मीडिया पर लागू होती है, और मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। देखिए, मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया के कोर्सेज कर चुके हैं और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब आप अपने क्लाइंट से डील करते हैं तो बताते हैं कि मैं आपका 1 महीने का पूरा कैलेंडर बनाऊंगा। एक दिन आपका ये टाइम पर सोशल मीडिया पोस्ट होगा, इस पर आपका कंटेंट पोस्ट होगा, इस पर आपकी वीडियो पोस्ट होगी, इस पर आपकी इमेज पोस्ट होगी। इसको हम कंसिस्टेंसी से बनाए रखेंगे अगले 3 महीने तक, तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे उतनी एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो यही बात तो हम पर भी लागू होती है। जो काम पैसे लेके हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, यदि उसका केवल 10% अपने ऊपर लगा दिया ना, तो आप खुद अपने आप में एक ब्रांड बन जाएंगे। इसीलिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो एजेंसी चलाते हैं और दूसरे लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं? ग्रेट। कितने लोग ऐसे हैं इनका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है? ग्रेट। कितने लोग ये जानते हैं कि अगर मेरा क्लाइंट लगातार 6 महीने तक मुझे समय दे डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, तो मैं उसके सारे प्लेटफॉर्म को ग्रो कर सकता हूं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और अगर चाहूं तो बैकएंड पर काम करके उसके एसईओ करके उसकी वेबसाइट को भी टॉप पे ला सकता हूं? यस और नो? कितने लोगों को ये पता है कि हम ऑटोमेशन में हैं, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, यहां पर केवल हम सही तरीके का इस्तेमाल करें और लगातार 3-4 महीने तक कर सके तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगी। हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है, इसीलिए जरूरत है ज्वाइन बिजनेस एसोसिएशन एंड ग्रुप्स। मैंने कहा, सबसे पहले कहा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार अटेंड करें, और न केवल अटेंड करें, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जरूर ज्वाइन करें। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्लब में आप आ जाते हैं। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस बात को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन करेंगे, उतना ज्यादा बिजनेस का वाइड नेटवर्क आपका होता जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पटना में बैठा है
और वो चाहता है कि दिल्ली में भी मेरे क्लाइंट मुझसे डील कर लें, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि दिल्ली के किसी फ्रेंड को मैं रेफरेंस दूं और मेरा क्लाइंट वो फ्रेंड ही रख ले। ऐसा हो सकता है ना कि आपने दिल्ली में किसी को रेफरेंस दिया, वो क्लाइंट ही वही लेके चला गया। लेकिन यदि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बिजनेस एसोसिएशन में हैं, वो व्यक्ति आपका एसोसिएट पार्टनर है, तो आपके बिहाफ पर दिल्ली में वो आपका काम कर रहा है और उसके बिहाफ पर आप पटना में बैठकर उसका काम कर रहे हैं। कहने का मतलब केवल और केवल एसोसिएशन की पावर से अब आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई हो गया कि मेरा एक दिल्ली ऑफिस है जो मैं संभालता हूं, मेरा पटना ऑफिस है जो मेरा फ्रेंड संभालता है, वो दिल्ली का काम देखता है, मैं पटना का काम देखता हूं, और हम मिलकर इस तरह से पूरे राज्य के और भारत के अलग अलग राज्यों में बहुत सारा व्यापार देखते हैं। और ज़ेनमेट इसका एक बहुत अच्छा प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो न केवल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, बांग्लादेश, भूटान, आने वाले समय में विश्व के हर देश में आपको ज़ेनमेट की फ्रेंचाइजी या ब्रांड या प्रेजेंस मिलने वाली है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वही बात जो मैं अभी आपको कहने वाला था कि यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड ज्वाइंट वेंचर के बारे में समझे। पावर ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? जब कुछ लोग मिलकर किसी समूह के लिए काम करते हैं या कुछ समूह किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पावर ऑफ कोलैबोरेशन कहलाता है। अरे ये तो छोड़िए, हमारे देश में छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर, अभिषेक सर, छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर कोलैबोरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? आपके पास लैंड है, हाँ जी है, बनाने के लिए पैसे नहीं है, वो कहता है नहीं है, कहता है मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं लैंड का डेवलपमेंट करके बिल्डिंग बना सकता हूं, मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर है जिनका पैसा लगा सकता हूं। पैसे वाले के पास लैंड नहीं है, लैंड वाले के पास पैसा नहीं है, और बिल्डर के पास लैंड भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। वो कहते हैं हम सारे मिलके कोलैबोरेशन करते हैं, जमीन आपकी, पैसा इनका, बनाऊंगा मैं, और जब फ्लोर बन जाएंगे तो साथ 3 लोग एक एक फ्लोर लेंगे और एक फ्लोर को बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यस और नो? ज्यादातर ये कहा जाता है जब कोई व्यक्ति कुछ ना कर पाए तो प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खोले, हींग लगे ना फिटकरी, और पैसा ही पैसा। लेकिन प्रॉपर्टी बिल्डर भी इस बात को जानता है। तो पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? एक बात और भी जो प्रॉपर्टी डीलर से आप सीख सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि एक प्रॉपर्टी डीलर के पास बायर है लेकिन सप्लायर नहीं है, मतलब लैंड खरीदने वाला है पर लैंड नहीं है, तो वो दूसरे प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है तुम्हारे इलाके में कोई जगह हो तो बताना, और एक दूसरे से मिलकर आपस में ट्रेड करते हैं। तो पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड पार्टनर्स विद अदर, जितने ज्यादा लोगों से आप पार्टनरशिप्स करेंगे, ये वो पार्टनरशिप नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनी 50-50 हो गया। आपको पता है मारवाड़ी कैसे पार्टनरशिप करते हैं? अच्छा, कितने लोग जानते हैं मारवाड़ी बिजनेस में बड़े तेज होते हैं? ऐसा मानते भी हैं कि हाँ तेज होते हैं? यस, मारवाड़ी बिजनेस में तेज होते हैं क्योंकि उनका सबसे पहला गुण पता है क्या है? वो ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस विषय का एक्सपर्ट है। अगर आप गुजरात में आप जाएं, एक इंडस्ट्री में जाएं, और वहां पर पता है किस जिससे भी मिलवाएगा, ये मेरा पार्टनर है, ये हमारा पार्टनर है। एक बिल्कुल गरीब सा बंदा कहता है ये हमारा पार्टनर है। मैंने कहा यार मेरे को समझ नहीं आया, लाला जी आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, आपने इस आदमी को कहा मैंने मान लिया, इसको कहा मैंने मान लिया, आप इसको भी पार्टनर बोल रहे हैं? कि ये मेरा वर्किंग पार्टनर है, ये मेरा फाइनेंसिंग पार्टनर है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, मैं प्रोडक्शन पार्टनर हूं, और एक तरह से प्रॉपर्टी पार्टनर भी हमारा है। मारवाड़ी हमेशा जानता है कि हर व्यक्ति जिस चीज में तेज है उसको अपने साथ में लो। कहते हैं ना कि यदि सारा जीवन सीख कर अनुभव करने पर लगाओगे ना तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। गुरु चाणक्य ने कहा कि यदि सारा जीवन सीख कर अनुभव करके हासिल करने पर लगाओगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता है और उसकी विशेषता का इस्तेमाल करके हम व्यापार को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। आज बिजनेस डेवलपमेंट में फ्रेंचाइजी मॉडल अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जहां सामने वाले व्यक्ति के पास पैसा है पर व्यापार नहीं, और आपके पास व्यापार है पर पैसा नहीं। यदि दोनों मिलते हैं तो आपके ब्रांड को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। और मैं तो कहूंगा आपके डायरेक्टर साहब से सभी से कि आने वाले समय में ज़ेनमेट के फ्रेंचाइजी केवल एसोसिएशन नहीं, पावर ऑफ फ्रेंचाइजी, जब फ्रेंचाइजी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में होगा तो लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी होंगी। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज्यादा लोगों तक रीच होगी, और जितने ज्यादा लोगों तक रीच होगी उतना ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं होंगी। इसीलिए हमेशा दूसरों के साथ पार्टनरशिप करें, और वो पार्टनरशिप कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिंक में यदि लोग हैं उनके पास क्लाइंट हैं तो पार्टनरशिप करें कि हमारी आपस में पार्टनरशिप है, आप मुझे क्लाइंट देंगे, मैं उनका काम करूंगा और आने वाले प्रॉफिट को एक रेशो में बांट लेंगे। क्योंकि ये काम तो वैसे भी आप पेड एम्प्लॉय के थ्रू करते, आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखते और वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केट में जाता
और नया क्लाइंट लेके आता, सेल लेकर आता, तो वो काम तो आप पार्टनरशिप के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। कितने लोग जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग? क्या होता है इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग? एक व्यक्ति जिसके पास पहले से फैन फॉलोइंग है, वो एक इन्फ्लुएंसर है जिसने कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। मतलब उस इन्फ्लुएंसर के कहने पर कोई भी व्यक्ति आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा, तो आप इन्फ्लुएंसर से पार्टनरशिप करके भी नेक्स्ट लेवल अपने बिजनेस में जा सकते हैं। और आज तो हर इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है, बट द मोड ऑफ पार्टनरशिप इज क्वाइट डिफरेंट। कि ज़ेनमेट का मान लीजिए हमें इन्फ्लुएंसर्स पार्टनरशिप करना है, तो जितने भी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, उसका अवेयरनेस देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको बोलना है कि लास्ट में सब कुछ बताने के बाद कहना है कि यदि आप इस तरह की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो यू मे कोलैबोरेट विद ज़ेनमेट। तो कहने का मतलब पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप का मतलब कभी भी पैसे का आपस में लेन देन नहीं। पार्टनरशिप लोगों से होती है, विचारों की पार्टनरशिप होती है, सिस्टम की पार्टनरशिप होती है, नॉलेज की पार्टनरशिप होती है, नेटवर्क की पार्टनरशिप होती है। और जो लोग नेटवर्क की पार्टनरशिप करते हैं वही नेटवर्थ बनाते हैं। इसीलिए चीजों को सुनना जितना इंपॉर्टेंट है, सुनने के बाद आत्ममंथन करना, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, और इंप्लीमेंट करने के बाद उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। और जितना ज़्यादा बेहतर आप कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर आप सही तरीके से लोगों को बता पाएंगे। अच्छे लिसनर बने, जितना बेहतर आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आत्ममंथन होगा, जितना आत्ममंथन होगा उतना चिंतन होगा, जितना चिंतन होगा उतने नए विचार पैदा होंगे, जितने नए विचार पैदा होंगे उतनी ही बेहतर तरीके से आप शब्दों का आदान प्रदान करेंगे। और बेहतर शब्दों का आदान प्रदान ही जीवन में लोगों को आगे लेकर जाता है।